इस वक्त मौजूद गई थी। उनके सारे पन्ने एक पत्रकार गोष्ठी में उस समय के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल जी ने, सीएलपी लीडर टीएस सिंहदेव जी ने और मैंने आपके समक्ष रखे थे। और मैं केवल आपको याद दिलवाऊंगा उन डायरी के पन्नों में क्या था। उन डायरी के पन्नों में एंट्री थी कि किस प्रकार से उस 36,000 करोड़ का एक हिस्सा, और ये साबित होना अभी बाकी है, कथित तौर से नागपुर और दिल्ली भाजपा कार्यालय में भेजा जा रहा था। उस डायरी के पन्नों में यह भी अंकित था कि किस प्रकार से 36,000 करोड़ के नान घोटाले की भ्रष्टाचार का कथित पैसा दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक आता था। पूरा प्रांत लूट लिया गया। और यही नहीं, यह पहली बार इस देश में हुआ कि पनामा पेपर्स के अंदर मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी जो उन दिनों मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे और भाजपा सांसद अभिषेक सिंह का नाम आया। यहां तक कि पता भी आ गया, पिता का नाम भी उसमें लिखा था। पर मोदी जी ने कोई जांच नहीं की, क्योंकि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और डीआरआई तो मोदी जी के गठबंधन सहयोगी हैं। और दुर्भाग्य से इस देश की सबसे जाबाज और बहादुर और इलीट फोर्स जो हमारी सीमाओं की रक्षा भी करती है, और कभी देश में कोई हुड़दंग या दंगे मच जाएं तो उसे नियंत्रण करने के लिए भी जिस जाबाज फोर्स को बुलाया जाता है, मोदी जी ने अब उस जाबाज फोर्स सीआरपीएफ को भी मोदी शाह सरकार ने गठबंधन सहयोगी बनाने का दुस्साहस कर दिया। रात के अंधेरे में सीना जोरी और कवर अप बीजेपी करप्शन एक्सरसाइज में 4 दिन से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने छत्तीसगढ़ की 2/3 बहुमत से चुनी हुई सरकार को बगैर सूचित किए 4 दिन से इनकम टैक्स और सीआरपीएफ के साथ रेड्स का सिलसिला जारी कर रखा है। मोदी जी, आप कहते थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यह है कोर्सिव सेंटरिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है, ये संघीय सहयोग नहीं, केंद्रीय जबरदस्ती है ये जो आप कर रहे हैं। संविधान को रौंद रहे हैं, संघीय ढांचे को ध्वस्त कर रहे हैं और प्रजातंत्र को परास्त कर रहे हैं। क्या देश इस प्रकार की भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की केंद्र सरकार की मनमानी को, जबरदस्ती को सहेगा? प्रश्न यह है, क्या अब 36,000 करोड़ के नान घोटाले की जांच इसलिए रोक दी जाएगी कि उसके तार कहीं नागपुर की जमीन से और दिल्ली के सत्ता के गलियारों से जुड़े मिल गए तो पूरे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो जाएगा? एक ईमानदार मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल और एक ईमानदार सरकार कांग्रेस पार्टी की जब 11,000 करोड़ का कर्ज किसान का माफ करती है, जब 2,500 रुपए क्विंटल वहां के किसान को धान का भाव देती है, तो दिल्ली की सरकार के पेट में दर्द हो जाता है। और जब भ्रष्टाचार की परतें उठने लगती हैं, जब प्रधानमंत्री जी के नजदीकी औद्योगिक समूहों के भ्रष्टाचार और मनमानी के ऊपर शिकंजा कसा जाता है, तो फिर इनकम टैक्स के साथ साथ अब सीआरपीएफ को भी गठबंधन सहयोगी बना दिया जाता है। मोदी जी, आपने तो बाबा साहब के शब्दों को भी खंडित कर दिया जो उन्होंने संविधान में कहा था, जब संविधान बना था, जो उन्होंने कहा था। एंड आई एम जस्ट रीडिंग टू यू, जो उन्होंने कहा था कि प्रांत और केंद्रीय
सरकारों की क्या जिम्मेवारी होगी। और एक बात और बताइए, छत्तीसगढ़ नक्सल अफेक्टेड स्टेट है। कई बार पुलिस और सीआरपीएफ की वर्दी पहनकर वहां हमले हो चुके हैं। ऐसे में अगर आप सिविलियन ड्रेस में इनकम टैक्स और साथ में सीआरपीएफ की वर्दी में लोगों को सरकार और पुलिस को बताए बगैर वहां भेजेंगे, तो क्या कल को कोई और हादसा नहीं हो सकता? और क्या प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जिम्मेवार होंगे कल को अगर इसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए? यह बड़ा गंभीर विषय है जो मैं देश के समक्ष रख रहा हूं। और बाबा साहब ने कहा था, और उसके बाद पूनिया जी आपसे तफसील में इसके तथ्य देंगे। एंड आई कोट, व्हेन वी से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स दिस, दैट द प्रोविंसेस आर एज sovereign in their field which is left to them by the constitution, as the center is in the field which is assigned to it. In other words, barring the provisions which permit the center to override any legislation that may be passed by the provinces have a plenary authority to make any law for the peace, order and good government of that province. Now when once the constitution make the provinces sovereign and gives them plenary power to make any law for the peace, order and good government of the province, really speaking, the intervention of the center or any other authority must be deemed to be barred, because that would be an invasion of the sovereign authority of the province. That is a fundamental preposition. The invasion must not be an invasion which is wanton, arbitrary and unauthorized by law. मोदी जी, ये भूपेश बघेल या पीएल पूनिया नहीं कह रहे, ये इस देश के संविधान निर्माताओं में से एक, जिनका पूरा देश सम्मान करता है, बाबा साहब अंबेडकर के शब्द हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स को किसी प्रांत के अधिकार क्षेत्र में जबरन भेजना, इससे जघन्य अपराध प्रजातंत्र के खिलाफ कोई हो ही नहीं सकता। आपने केवल संविधान को पांव तले नहीं रौंदा, आपने केवल संघीय ढांचे को ध्वस्त कर कूड़ेदान में नहीं फेंका, आपने इस देश के प्रजातंत्र पर हमला किया है। मोदी जी, छत्तीसगढ़ के लोगों ने एक भ्रष्ट सरकार को, भाजपा सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया, जिसने अनेकों घोटाले किए थे। छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा को जिस निर्दयता से भाजपा ने बांटा, मोदी जी के चहेते उद्योगपतियों को, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार के घोटाले हुए, आज जब एक ईमानदार सरकार उनकी जांच कर रही है, तो अब आप वहां की कानून व्यवस्था को भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इससे बड़ी हिटलर शाही क्या हो सकती है? यह देश भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की आपकी चाल को समझ गया है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अगर भ्रष्टाचार के तार दिल्ली के गलियारों या नागपुर की सीमा से जुड़े हैं, तो वो भ्रष्टाचार के तार उजागर होंगे अवश्य, और हम इसके लिए कटिबद्ध हैं। मैं अब आदरणीय पीएल पूनिया जी, जो वरिष्ठ सांसद हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं और छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, वो आपसे अपनी बात रखेंगे। आदरणीय सुरजेवाला जी ने सभी तथ्यों पर विस्तार से आपके सामने बात रखी, और मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहता हूँ कि जो भी कार्रवाई हुई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पिछले 4 दिनों से जो चल रही है, वो विद्वेषपूर्ण है। वो अपना भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जगह जगह पैसे का लेन देन हुआ, पैसा पहुंचाया गया, उसकी आंच वहाँ तक ना पहुँचे, तो जांच चल रही हैं, उससे बचने के लिए और
जब उन्होंने देखा भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ से इसका पूरा सफाया हो जा रहा है, 3/4 बहुमत से सरकार बनी और जनता ने उन्हें रिजेक्ट किया। ये भी जानते हैं कि भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐतिहासिक उन्होंने निर्णय लिए हैं। और जो जो इस बीच में चुनाव हुए, चाहे बाई इलेक्शन हुआ, चाहे नगरीय निकायों के चुनाव हुए, चाहे पंचायतों के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी ने बहुत शानदार जीत हासिल की। 10 मेयर में से 10 के 10 कांग्रेस पार्टी के जीते। अन्य स्थानीय निकायों में भी 80% सीटों पर कांग्रेस पार्टी की विजय हुई। पंचायतों में भी इसी तरह से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सिरे से खारिज किया है और 27 जिला पंचायत अध्यक्षों में से 20 में कांग्रेस पार्टी के जिला पंचायत के अध्यक्ष चुने गए। इस सब से घबराकर, परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने एक सोची समझी चाल के तहत ये सब पूरी कार्रवाई की है उसको छुपाने के लिए। और सीआरपीएफ को जिस तरह से लेकर आए उसके बारे में आदरणीय सुरजेवाला जी ने बताया। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 4 दिन में जब रेड इन्होंने शुरू की पहले दिन, तो उसमें पूरी तरह से जो सीआरपीएफ की, पहले कभी भी सीआरपीएफ को लेके साथ में लेके नहीं आए। और स्टेट गवर्नमेंट ने जब जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सहयोग मांगा, वो सहयोग निरंतर दिया गया। तो ना तो जब कार्रवाई शुरू की है उस दिन हम मान सकते हैं कि उन्होंने सीक्रेसी बनाए रखने के लिए, लेकिन 4 दिन के बाद वो वहाँ से जाने लगे, तब भी जिला प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को कुछ नहीं बताया। और जो सीधा सीधा संघीय ढांचे पर हमला है, जैसा कि आदरणीय सुरजेवाला जी ने बताया। 15 साल के बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार एक मॉडल भ्रष्टाचार के रूप में सरकार रही है। अनेक घोटाले किए। नान घोटाला के बारे में बताया कि 36,000 करोड़ का, और उसके अलावा चिटफंड घोटाला है। 36 एफआईआर अभिषेक सिंह, रमन सिंह के पुत्र, उसके खिलाफ दर्ज हो चुकी हैं। अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद में राज्य सरकार ने खरीदा $10 लाख ज़्यादा कीमत में। एक झारखंड सरकार खरीदती है हेलीकॉप्टर, यही हेलीकॉप्टर, और दूसरा छत्तीसगढ़ सरकार खरीदती है। $10 लाख अलग से अतिरिक्त भ्रष्टाचार के नाम चढ़ जाता है। और ये पैसा और अन्य जो घोटालों का पैसा वो विदेशों में जमा है। पनामा पेपर्स पर जो उनका नाम आने के बाद अभिषेक सिंह का, उनका एड्रेस भी सब कुछ देते हुए आइसलैंड के प्रधानमंत्री, उनका इस्तीफा हुआ, इसी तरह के आरोप लगे। और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज खां इसी तरह के आरोप में आज जेल में है, आज भी जेल में है। लेकिन बड़ी विडंबना है, केंद्र सरकार ने इस भ्रष्टाचार को, ये जो पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा वहाँ पर पहुँचा है वर्जिन आइलैंड के बैंक में, उसके ऊपर जांच भी नहीं। अनेक बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा मांग उठाई गई, लेकिन एक सिरे से उनको खारिज कर दिया गया। वैसे घोटालों की लिस्ट बहुत लंबी है। 21 घोटालों की लिस्ट अभी है जिसकी जांच चल रही है, जिसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। रमन सिंह जी के खुद, उनके परिवार के खिलाफ, उनके प्रमुख सचिव रमन सिंह के खिलाफ, अभिषेक सिंह के खिलाफ,
ये जांचें चल रही हैं और जैसे कि बताया, इस भ्रष्टाचार का पैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय नागपुर और यहाँ तक कि जो पैसा जो डायरी में मिले, और ये भी बता दें कि ये डायरी अभी भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद नहीं मिली है। ये रमन सिंह की सरकार के दौरान नान घोटाले की डायरी विवरण दिया है, वो उसी समय की है जो पुलिस के हाथ लगी और सार्वजनिक हुई, और वो आज उपलब्ध है। उसके आधार पर रमन सिंह के परिवार में पैसा दिया गया, नागपुर पैसा दिया गया, बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को दिया गया, ये सब उस डायरी में पूरी तरह से उल्लेख है। और ये इस सब घोटालों की वजह से राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हुई। 15 साल के भ्रष्टाचार और जनहित की उपेक्षा करने के आरोप में जनता ने उन्हें एक सिरे से खारिज किया, रिजेक्ट किया है, और कांग्रेस को विधानसभा में 2/4 नहीं 3/4 बहुमत से 3/4 मेजोरिटी से ये सरकार बनी। और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद ऐतिहासिक काम किए। आपने बताया 11,000 करोड़ किसानों का कर्ज माफ़ किया, 6,000 करोड़ अतिरिक्त देके 2,500 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदी की। और ये केंद्र सरकार की अड़चन लगाने की नीति, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कहा आप 2,500 रुपये प्रति क्विंटल धान नहीं खरीद सकते, अगर 2,500 रुपया धान खरीदी करेंगे तो हम आपको पीडीएस में जो भी सपोर्ट है वो कतई नहीं देंगे, और जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत खरीदी होती है उसमें पूरा कोई सहयोग नहीं करेंगे। तरीका निकाला है, उनकी बात रखते हुए तरीका निकाला, किसान को 2,500 रुपया प्रति क्विंटल धान का दाम मिलेगा। और आदिवासी क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रीय, नगरीय क्षेत्र, सब जगह के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर काम किया। और हर व्यक्ति को ये लगता है कि हाँ, छत्तीसगढ़ में हमारी अपनी सरकार है, पहली बार ये लोगों को लगा है। तो आदिवासी लोग हों, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, नगरीय क्षेत्र के लोग हैं। और इसका सबूत इसलिए है कि सरकार बनने के बाद विधानसभा के 2 उपचुनाव हुए, दोनों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हासिल की। उसमें से एक सीट पहले से भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से वो छीन ली। दोनों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीते। नगरीय निकायों में भी मैंने उल्लेख किया, 10 मेयर में से 10 के 10 मेयर कांग्रेस पार्टी के हुए। इसी तरह जिला पंचायत अध्यक्ष 27 में से 20 में वो जीत हासिल की। अन्य नगरीय निकाय और पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी को लगभग 15 से 20% तक ही सफलता मिली है, बाकी नहीं मिली है। पूरे देश में मंदी का दौर है, लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों के हाथ में पैसा दिया, कर्ज माफ़ किया और ऐसे कल्याणकारी काम किए, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड है, छत्तीसगढ़ में जो मंदी का दौर है उसका असर बहुत कम हुआ। ये पूरी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से छत्तीसगढ़ से समाप्त हो रही है, आगे आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार बनने की उम्मीद नहीं है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी वहाँ से साफ ना हो जाए, इसीलिए उस सरकार को मलाइन करने के लिए जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, जिसकी जांच अग्रिम स्तर तक पहुँच चुकी है, उससे बचने के लिए, ध्यान हटाने के लिए, सरकार को डराने धमकाने के लिए, ब्राउबीट करने के लिए के इरादे से ये सब पूरी कार्रवाई की है। और जैसे कि आपने कहा, इस कार्रवाई से राज्य सरकार
जो कि ईमानदारी से काम कर रही है, बहुत अच्छी तरह से जनहित में काम कर रही है, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। और ये कार्रवाई, उनकी कार्रवाई हम लोग एक प्रेरणा के रूप में देखेंगे और एक चुनौती के रूप में देखेंगे। Any questions you have? We'll start with you. सर, मेरा सवाल ये है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं कि छापेमारी संवैधानिक तौर पे किए जा रहे हैं, तो क्या आप लोग कोर्ट का विरोध करेंगे? इसके अलावा कोई हर संवैधानिक और कानूनी पहलू के बारे में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार राय लेकर उचित कार्यवाही करेगी। मैं दोस्त एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। क्या सरकार, दिल्ली की सरकार इतनी घबराई क्यों है? मोदी जी और शाह जी को किस बात से डर लग रहा है? क्या नान घोटाले की डायरियों के अंदर इतने राज जो खुद छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार के समय में रेड में पकड़ी गई थी, इतने कौन से राज हैं कि ये सब लोग घबराए हैं? क्योंकि उस सरकार में खरीद फरोख्त करके तो आप उसे गिरा नहीं सकते, 3/4 बहुमत है। तो फिर अब अपने गठबंधन सहयोगी इनकम टैक्स और उसके साथ जबरन बनाए जाबाज हमारी जो फोर्स है सीआरपीएफ, दोनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। फिर तो इस देश में कोई प्रांतीय सरकार चल नहीं पाएगी, क्योंकि दिल्ली की सरकार को जब यह लगेगा कि उनके भ्रष्टाचार को उजागर किया जा रहा है, तो वो वहां पर सीआरपीएफ या किसी और फोर्स को भेजकर वहां की प्रांत को डिस्टेबलाइज कर देंगे। तो इस देश में प्रजातंत्र बचेगा ही कैसे? इसीलिए मैंने कहा मोदी जी का अब नया नारा होना चाहिए, अब की बार हिटलर शाही सरकार, अब की बार भाजपा के भ्रष्टाचार से बचाओ यार। पर ऐसा होने वाला नहीं। सर, एक खबर और आ रही है, एक खबर और आ रही है, सर विल कम टू यू, जस्ट लेट मी जस्ट टेक वन क्वेश्चन। और आ रही है कि एक सफाई कर्मी के घर पे भी छापा मारा गया, वहां से महज 1800 रुपए बरामद हुए। इसके बारे में क्या कहें? आदरणीय मित्र, मुझे नहीं पता, ये तो इनकम टैक्स विभाग को मालूम होगा। पर एक बात समझिए, मोदी जी और मोदी जी के गठबंधन सहयोगी, मोदी शाह जी के गठबंधन सहयोगी कौन है? एक है सीबीआई, एक है डीआरआई, एक है इनकम टैक्स, और अब उन्होंने जबरन सीआरपीएफ को भी अपना गठबंधन सहयोगी बनाने का कुत्सित प्रयास किया है। अगर यह खबर सही है जैसा आपने फरमाया, किसी सफाई कर्मचारी के घर में 1800 रुपए के लिए इनकम टैक्स की रेड करना और सीआरपीएफ को वहां भेजना जब दिल्ली जल रही थी, यह कहां की, यह कौन सा कानून व्यवस्था है? और वो भी प्रांतीय सरकार को सूचित किए बगैर। या तो प्रांतीय सरकार को सूचित किया गया हो और उन्होंने पुलिस देने से इनकार कर दिया गया, या प्रांतीय सरकार जो है, या प्रांत के अंदर दंगे हो रहे हैं जो प्रांतीय सरकार कंट्रोल करने में सक्षम रही। तो आप 355, 56, 57, 360 संविधान की धाराओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहां तो आप प्रांतीय सरकार को ना सूचित कर रहे, ना पुलिस को सूचित कर रहे, और आप वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज रहे हैं। यह देश चलेगा कैसे? सवाल यह है सर। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी के घर से 1800 रुपए। इन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी के यहाँ 1800 रुपए आईटी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनके सूत्र बता रहे हैं वहाँ के पत्रकारों को कि करीब 100 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं और ये फंडिंग का मामला है। आदरणीय मित्र, मैं आपको साधुवाद है आपके प्रश्न के लिए। आप याद करिए, ये एक नई व्हाट्सएप फेक यूनिवर्सिटी है जो प्रधानमंत्री कार्यालय से चलती है। उसका पूरा आधार ही सूत्र है। वो सूत्र कहां से आ रहे हैं? नागपुर से आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री के निवास से? अगर कुछ बरामद हुआ है तो इनकम टैक्स विभाग सामने आकर कहे, इसमें क्या है? सूत्र ही सूत्र क्यों चलते हैं? ये सूत्र नहीं, ये असूत्र हैं। और ये सारा जो व्हाट्सएप की फेक यूनिवर्सिटी चलाई जाती है, याद करिए, जब पुलवामा के आरोपी को एनआईए
की कोताही, लापरवाही और गृह मंत्रालय की नालायकी की वजह से जमानत मिल गई, तो सूत्रों ने एक फर्जी प्रेस रिलीज आपको जारी कर दिया। उस प्रेस रिलीज पर ना वाटरमार्क था, ना वो एनआईए की वेबसाइट पर है, ना वो पीआईबी की वेबसाइट पर है, ना वो प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर है, ना गृह मंत्रालय की वेबसाइट पे है, परंतु सब अखबारों से उसको सही खबर बनाकर छपवा दिया गया। ये वो कुसूत्र हैं जो कर रहे हैं। सच ये है, वो 36,000 करोड़ का नान घोटाला और वो डायरी जो भाजपा के शासनकाल में पकड़ी गई थी, उसमें तारीख, समय, दिन और व्यक्ति, चारों चीजें अंकित है। मैंने तो यहां जारी की थी। उस समय भूपेश जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और टीएस सिंह जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, और उसमें बाकायदा नाम लिखा था। मैंने पढ़ कर बताया कि इतना पैसा फला जहाज से नागपुर गया। अब नागपुर में किसको भेज रहे थे भैया आप भ्रष्टाचार का पैसा? या दिल्ली आया भाजपा कार्यालय कथित तौर से। तो इस कथित तौर की असली सच्चाई जब सामने आएगी, तो आपको बता दें कि दिल्ली में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रणदीप सुरजेवाला उसमें मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया मौजूद हैं, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इस वक्त दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आईटी छापों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस कार्रवाई को कांग्रेस गलत बता रही है। रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस वक्त दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित की जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ में आईटी छापों को लेकर कांग्रेस अपनी बात रख रही है। इस छापों को और इसके तरीके को सरासर गलत ठहराया कांग्रेस ने। और इसके अलावा नान घोटाले को लेकर बीजेपी पर एक बार फिर निशाना साधा है। तो कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी यहां मौजूद रहे और इस पूरी कार्रवाई को और इस कार्रवाई के तरीके को कांग्रेस ने गलत ठहराया है और साथ ही आईटी छापों पर सवाल भी उठाए। कहा कि 15 साल तक बीजेपी शासन काल में भ्रष्टाचार हुआ। रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि नान घोटाले के जरिए ऊपर तक पैसे भेजे गए और अब बीजेपी इतनी घबरा गई है कि अब इस तरीके से इनकम टैक्स की कार्रवाई करवाकर एक तरीके से दबाव डालने की कोशिश राज्य सरकार पर कर रही है। तो आपको बता दें, सीबीआई और इनकम टैक्स से मोदी सरकार का गठबंधन का आरोप भी यहां कांग्रेस ने लगाया है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ का भी दुरुपयोग किया जा रहा है इस पूरी कार्रवाई को लेकर। जो हमारी देश की सेना है, जो फोर्स, उसका दुरुपयोग आईटी छापों के लिए किया जा रहा है और इस पूरी कार्रवाई को गलत ठहराया है कांग्रेस ने। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में आईटी छापों की आंच अब दिल्ली तक पहुंच गई है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रणदीप सुरजेवाला और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, बीजेपी केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं, इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। और अब आइए आपको सुनाते हैं कि आखिरकार प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने क्या कहा। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिरकार रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा कि छत्तीसगढ़ में 36,000 करोड़ रुपए का अनुमानित नान घोटाला हुआ था। वो सारी डायरी जो गलती से छत्तीसगढ़ की पुलिस के हाथ में आ गई थी, और मैं केवल आपको याद दिलवाऊंगा उन डायरी के पन्नों में क्या था। उन डायरी के पन्नों में एंट्री थी कि किस प्रकार से उस 36,000 करोड़ का एक हिस्सा, और ये साबित होना अभी बाकी है, कथित तौर से नागपुर और दिल्ली भाजपा कार्यालय में भेजा जा रहा था।